आप ध्यान दीजिएगा, जिन सीटों पे 21 सीटों पे नामों की घोषणा हुई है, उनमें अधिकतर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। बाकी ये सब नए लोग हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 16 लोग पहली बार चुनाव लड़े और सब कोई सरपंच, जनपद सदस्य, बहुत सामान्य परिवार से हैं, सभी की पृष्ठभूमि। पार्टी आज भूपेश बघेल जी ने आरोप भी लगाया कि परिवारवाद का क्या होगा। विक्रांत सिंह की टिकट खैरागढ़ से सिर्फ इसलिए आई है कि उसमें जीतने की मात्रा क्षमता है। सभी आश्चर्यचकित हैं। आज भी मेरे कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, मतलब इतना बड़ा सरप्राइज बीजेपी करेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी नहीं सोच पाते। लेकिन माहौल बन गया पाटन में, सियासी पाटन का माहौल तो कल से चढ़ा हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ता और विजय बघेल के समर्थक बेहद उत्साहित हैं। लेकिन आगे चल कर जब 2008 में चुनाव हुआ तो विजय बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव में भूपेश बघेल को पराजय का सामना करना पड़ा था और संसदीय सचिव बने थे विजय बघेल जी। कल हम डोंगरगांव सीट पे आए थे, तो जैसी चर्चा है वहाँ पे कि इस बार जो है गांधी परिवार का वर्चस्व वैसे ही नहीं रहेगा, क्योंकि लोग अपनी सीट बचा नहीं पा रहे हैं। गांधी परिवार, एक्चुअली दिनेश गांधी को वहाँ टिकट मिली थी। पिछले बार कांग्रेस ने सभी क्षेत्र में ये मैसेज करने का प्रयास किया था कि टी.एस. बाबा मुख्यमंत्री हो जाएंगे, चरणदास महंत जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, रामदास साहू जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हो जाएंगे। रामेश्वर नेताम की उम्मीदवारी पहले डिक्लेयर करके खुद जी एक सीट है जहाँ की विधायक काफी चर्चे में रहती है, छन्नी साहू, कांग्रेस की छन्नी साहू। सीट हमेशा से चर्चे में रही है यशवंत जी। वो सीट ऐसी रही, खुज्जी विधानसभा। बोलाराम साहू अभी वो अम्बागढ़ चौकी विधानसभा हो गई है, अम्बागढ़ चौकी खुज्जी विधानसभा हो गई है, जिला बन गया। वो चुनाव बड़ा रोचक रहा। लखीराम अग्रवाल जी दिलीप सुजूदेव को वहाँ लॉन्च किए थे। जसपुर के राजा थे। तो बीजेपी वो पे हार नहीं मानने वाली थी, हार नहीं मानने वाली थी। इतने बड़े आदमी के सामने, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री के सामने जब नामांकन भरने दोनों एक साथ पहुंचे तो जुदेव जी की कल बीजेपी ने सबको सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को तो किया ही, साथ में कांग्रेस के लोगों को भी सरप्राइज कर दिया। उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन 21 प्रत्याशियों के सामने किसे खड़े किया जाए, यानी कि किसे उतारा जाए मैदान में। मैं बात कर रहा हूं कल 21 जो विधानसभा सीट थे वहां के प्रत्याशी तय किए गए बीजेपी की ओर से, और आज हम डिटेल में बात करेंगे उन 21 प्रत्याशियों के एक एक लाइन पर बात करेंगे, यानी कि वो कौन है, कहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, क्यों बनाया गया है प्रत्याशी। इन सारे विषयों पर 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ आलोक तिवारी जी हैं, जिन्हें आप लगातार सुनते हैं, हरिभूमि की ब्यूरो चीफ है, और मैं यशवंत साहू। तो आज का ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा, जिसमें आपको सब समझ आ जाएगा कि विक्रांत सिंह को मैदान पर क्यों उतारा गया है, बस्तर से मणिराम कश्यप को क्यों उतारा गया है, क्योंकि इस मैदान में, इस इलेक्शन में चाचा भतीजा के अलावा 2 साड़ू भाई भी हैं। बने रहिए, डिटेल में बात करेंगे सारे विषयों पर। भैया कल वाकई में बीजेपी ने कल सरप्राइज किया सबको, कांग्रेस वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि चेहरे ऑलमोस्ट नए हैं। यशवंत, पहले होता ये था कि 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटी थी, सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के पर्यवेक्षक गए थे। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं से वोटिंग भी कराई गई थी। एक डिब्बा रख दिया गया था मतपेटी की तरह, उसमें प्रत्याशी चयन के लिए जो है उसमें आप अपना वोट कीजिए, उसकी गिनती हुई, जिसके पक्ष में ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे उसको कैंडिडेट बनाया जाएगा। इस चक्कर में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। कार्यकर्ताओं के मन के प्रत्याशी नहीं उतरे, बड़े नेताओं ने अपनी प्रत्याशी थोप दिए और पार्टी 2018 में बड़े 15 सीट पर आ गई, दुर्गति से हारी। तो इस सब चीज़ों से सबक लेकर के पार्टी ने इस बार सबको सरप्राइज किया है। सीधे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, वो भी मतलब आचार संहिता लगने के 2-3 महीने पहले, मतलब 4 अक्टूबर, एक महीना अभी मैंने बचा हुआ है, मैंने 1.5 महीने बचा है। मतलब चुनाव के 3-4 महीने पहले प्रत्याशी की घोषणा करके वो पार्टी ने सभी को सरप्राइज किया है जी। और इसका बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि अब कांग्रेस भी जी, उनको भी प्रेशर है, कांग्रेस प्रेशर में आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस अभी ब्लॉक अध्यक्षों से आवेदन मंगा रही है कि कौन कौन दावेदार हैं, उनसे आवेदन लो। ये प्रक्रिया 22 तारीख तक चलेगी और इसके बाद 30 तारीख तक प्रदेश को जाना है। 30 के बाद मतलब केंद्रीय चुनाव समिति को जाएगी। बड़ी लंबी प्रोसेस है, बड़ा चैनल है। तो भाजपा ने बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने दिया है कि अब कांग्रेस कैसे प्रत्याशियों की घोषणा करती है एकदम। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तड़फिड़ नाम, मतलब एकदम हम लोग जो आम बोलचाल भाषा में बात करते हैं कि एकदम जल्दी यशवंत, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रदेश में गुट हैं वो किसी भी गुट की नहीं चली है। सीधे अमित शाह और
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी की जो टीम है, उस जो सेंट्रल एजेंसी, गृह मंत्री की सेंट्रल एजेंसी है, उसका सर्वे रिपोर्ट, LIB जो उनका आईबी इंटरनल जो सर्वे है वो, प्लस जो पार्टी ने प्राइवेट एजेंसियों से सर्वे कराया था वो, उसको मिला के जो एक कंप्लीट रिपोर्ट, जो सभी रिपोर्ट को मिला करके जो रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें जो नाम आए उन नामों पे मुहर लगी और तत्काल उसकी घोषणा भी की गई। आप ध्यान दीजिएगा, जिन सीटों पे 21 सीटों पे नामों की घोषणा हुई है, उनमें अधिकतर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। ये डी कैटेगरी में जो कैटेगरी की बात कर रहे थे हम, जो कैटेगरी ABCD जो बटा है, उस हिसाब से जिन सीटों पे भाजपा लगातार 2 चुनाव हार रही है, उन सीटों को विशेष तौर पे ध्यान में रखा गया। जिन सीटों पे भाजपा कभी जीती नहीं है, 2 बार से, कभी आज़ादी, जैसे खरसिया सीट आज़ादी की बात से नहीं जीती है, तो जिन सीटों पे जीती नहीं है और जिन सीटों पे लगातार उनको 2 बार पराजय का स्वाद चखना पड़ा है, उन सीटों पर फोकस करते हुए वहाँ उम्मीदवार पहले दिए गए हैं। उम्मीदवार पहले देने के पीछे की मंशा सिर्फ साफ ये है कि प्रत्याशी आम मतदाताओं तक पहुँचे, डोर टू डोर जाए, ताकि पार्टी के कार्यक्रमों को और प्रत्याशी को मतदाता समझ पाए और मतदान पार्टी के पक्ष में हो सके। और शायद इसीलिए आम आदमी से निकाला हुआ प्रत्याशी, मतलब जो बिल्कुल आम आदमी के बीच से निकाले हुए हैं। देखिए, बहुत सारे प्रतिनिधि जो है इसमें जो प्रत्याशी बने हैं, पंचायत के पंच से सरपंच तक रहे हैं, जिला पंचायत सदस्यों को टिकट मिली, जनपद सदस्य तक को टिकट मिली जी। तो ये इनमें से जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो होना चाहिए पार्टी का, वो हुआ है जी। और जीत ही इसका पहला फार्मूला रहा है जी। पार्टी, आज भूपेश बघेल जी ने आरोप भी लगाया कि परिवारवाद का क्या होगा। विक्रांत सिंह की टिकट खैरागढ़ से सिर्फ इसलिए आई है कि उसमें जीतने की मात्रा क्षमता है, उनके अंदर की क्वालिटी भी है, क्योंकि भले वो रमन सिंह के भांजे जरूर होंगे, भांजा होना अलग चीज है, लेकिन विक्रांत सिंह की वहाँ अलग, फिर अपन विस्तार से बात करेंगे जी। इनमें से जो 21 है, 21 में से पहली बार चुनाव लड़ने वाले शायद मुझे 16 लग रहे, जो एनालिसिस किया। 4 विधायकों को, पूर्व विधायकों को टिकट दी गई है, जिनमें विजय बघेल अभी सांसद भी हैं जी, और रामानुजगंज से जो रामविचार नेताम जी हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं जी, और 5 बार विधायक रहे हैं। लखन देवांगन जी, जिनको कोरबा से दिया गया है, और संजीव शाह, ये 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 पहले लड़ चुके हैं, विधायक भी रहे, तो अनुभवी भी हैं जी, और यूथ भी हैं, और 5 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया गया, मतलब महिलाओं को भी टिकट में प्राथमिकता। और ये 2018 में चुनाव नहीं लड़े थे, इनमें से लखन देवांगन नहीं, केवल 16 संभवतः नए बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं। नहीं, जो अभी जिन 5 को नाम जिक्र किया, उनमें से जो है सिर्फ लखन देवांगन बस चुनाव लड़े थे, कटघोरा से लड़े थे, इससे पहले वो लड़े, और अभी उनको जो है कोरबा से जी 18 में प्रत्याशी नहीं बने थे सभी जी। बाकी सब नए लोग हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 16 लोग पहली बार चुनाव लड़े, और सब कोई सरपंच, जनपद सदस्य, बहुत सामान्य परिवार से हैं, सभी की पृष्ठभूमि, कोई भी नामधारी नहीं है, कोई भी किसी गुट से जुड़ा हुआ इस लिस्ट में। और एज भी देखा मैं ज्यादा, मैं तो अधिकांश यूथ लोगों को यूथ है, मतलब 35-40 बहुत ज्यादा, और 45-50 के अंदर है, अंडर 15 वाले हैं। विजय बघेल जी को, रामविचार नेताम जी को अगर छोड़ दें, ऑलमोस्ट सारे लोग यंग हैं, सारे यंग लोग हैं जी। तो युवाओं को अच्छा मौका पार्टी ने दिया है। इसका असर बाकी सीटों पर पड़ेगा। 21 सीटों के कारण बाकी के विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं में महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, और वो और अधिक ऊर्जा से आपको काम करते दिखेंगे। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में क्या इम्पैक्ट पड़ा? कल चूंकि रिलीज आने पर हम तत्काल बैठ गए थे, सभी आश्चर्यचकित हैं। आज भी मेरे कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, मतलब इतना बड़ा सरप्राइज बीजेपी करेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी नहीं सोच पाए थे, बिल्कुल नहीं सोचते। सब तो ये तैयारी में थे, कलर बायोडाटा तैयार भी हो रहा था, अभी कई लोगों का घर ही में रखा दे नहीं पाए, है ना, स्थिति ये है। तो बाकी एक सीट वाइज हम बात कर लेते हैं, शुरुआत हम करेंगे, शुरुआत सबसे बड़ी सीट की कर लेते हैं, कल पाटन से कर लेते हैं। और आज एक बड़ा विकेट वहां भी गिर गया कांग्रेस का। हाँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, इस्तीफा देकर के विजय बघेल, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया चर्चा। पाटन का थोड़ा सा मैं बता दूं यशवंत, की पाटन विधानसभा और भूपेश बघेल और विजय बघेल का बड़ा गहरा नाता है जी। भिलाई 3 नगर पालिका के विजय बघेल अध्यक्ष रहे, तब 2000 पीरियड में, हाँ 2000 के आसपास। तो विजय बघेल जब नगर पालिका के चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, उस समय भूपेश बघेल विधायक थे, और उन्होंने अपने श्यामाचरण जी बघेल को कांग्रेस का
उम्मीदवार बना दिया था, जिसके कारण विजय बघेल नाराज हुए थे। नगर पालिका परिषद भिलाई 3 के भिलाई 3 के पालिका के अध्यक्ष का चुनाव जीता। वहां से विजय बघेल और भूपेश बघेल में अदावत शुरू हुई, प्रतिद्वंदी पहला वहीं से स्टार्ट हुआ है। और आगे चल करके 2003 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का पाटन में, वहाँ विजय बघेल जी की बहुत जोरदार तैयारी थी। और एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विद्याचरण जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी। तो विद्याचरण जी की पार्टी से इन्होंने एनसीपी घड़ी निशान पे पाटन का चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव में विजय बघेल जी चुनाव हारे जी, भूपेश बघेल चुनाव जीते थे। लेकिन उस चुनाव में ये था कि विजय बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में भी टिकट देने को तैयार बैठी थी, लेकिन निर्णय में थोड़ा विलंब हो रहा था। इसलिए विजय बघेल जी चूंकि निर्दलीय थे, उनको एक सिंबल, एक दल की जरूरत थी, तो इसलिए उन्होंने एनसीपी को पहली प्राथमिकता दी। और मतलब मेरे को याद है कि 2003 में जो भिलाई 3 में सभा हुई थी बस स्टैंड के आसपास, तो उसी सभा में विद्याचरण जी ने इनकी उम्मीदवारी की घोषणा भी कर दी थी। थोड़ा सा वेट करते तो 2003 में ही बीजेपी से टिकट देती थी, विजय बघेल उम्मीदवार हो जाते। लेकिन खैर ये ताकत को बीजेपी ने बाद में पहचाना, 8 में तो विजय बघेल जी की अच्छी तैयारी थी, अच्छा मुकाबला भी अच्छा था, और भूपेश बघेल वो चुनाव जीते थे। लेकिन आगे चल करके जब 2008 में चुनाव हुआ, तो विजय बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया जी। वो चुनाव में भूपेश बघेल को पराजय का सामना करना पड़ा था, और संसदीय सचिव बने थे विजय बघेल जी। विजय बघेल रमन सिंह के सरकार में संसदीय सचिव रहे जी। और फिर 2013 के चुनाव में विजय बघेल को हार का भी सामना करना पड़ा। भूपेश बघेल वहाँ बहुत भारी पड़े थे जी। और 2018 में विजय बघेल जी को अवसर नहीं मिला जी। लेकिन 2018 के बाद 2019 में उनको जब लोकसभा की टिकट मिली जी। तो पाटन विधानसभा में एक तरफा लीड उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध पाटन के लोगों ने भरपूर वोट दिया, लगभग मेरा ख्याल है, मेरे को जो याद आ रहा है 30,000 के आसपास का बताते हैं अंतर था। यानी कि चौथी बार होगा। और दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा हैं, पीढ़ियों के जी। उस पे हम डिटेल स्टोरी करेंगे, चाचा भतीजा कैसे हैं भूपेश बघेल जी और विजय बघेल जी, तो उस पे हम डिटेल स्टोरी दूसरे वीडियो में करेंगे, उसको जरूर देखिएगा। पाटन में विजय बघेल और भूपेश बघेल का अपना अलग संघर्ष है जी। अब ये चुनाव में क्या कहानी आगे चलकर बनेगी ये आने वाला समय, लेकिन माहौल बन गया पाटन में, सियासी पारा पाटन का माहौल तो कल से चढ़ा हुआ है जी। भाजपा के कार्यकर्ता और विजय बघेल के समर्थक बेहद उत्साहित हैं और आगे बहुत कठिन और कड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि विजय बघेल भी एग्रेसिव चुनाव लड़ते हैं और भूपेश बघेल भी एग्रेसिव चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, तो आने वाला समय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल, एक बड़ी सीट है खरसिया, जहां से बीजेपी ने महेश साहू को उम्मीदवार बनाया है। खरसिया आज़ादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी या कोई विरोधी पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीती है जी। नंद कुमार पटेल जी वहाँ से जीतते रहे जी, और अभी उनके लड़के उमेश पटेल वहाँ से विधायक भी हैं और कैबिनेट के मंत्री भी हैं। और ओपी चौधरी की पिछला चुनाव आईएएस ओपी चौधरी रायपुर कलेक्टर से रिजाइन करके सीधे हो गए थे। एक्चुअल में खरसिया का अपना इतिहास है यशवंत। 88 के दौर में अर्जुन सिंह जी उपचुनाव लड़ने आए खरसिया से, लक्ष्मी पटेल वहाँ विधायक होते थे, उनका रिजाइन किया गया। मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में सुरक्षित सीट की तलाश की गई कि कहाँ सुरक्षित सीट है जहाँ अर्जुन सिंह जी बिना जाए नामांकन भरने के बाद चुनाव जीत लेंगे। तो अर्जुन सिंह जी के लिए खरसिया की सीट चुनी गई। अच्छा, सेफ सीट, जहाँ से सेफ सीट जीत जाए और सीएम रहे क्योंकि पंजाब के राज्यपाल से इस्तीफा दे करके उनको यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो वो चुनाव बड़ा रोचक रहा। लखीराम अग्रवाल जी दिलीप सुजूदेव को वहाँ लॉन्च किए थे, जसपुर के राजा थे। मतलब बीजेपी वो पे हार नहीं मानने वाली थी, हार नहीं मानने वाली थी। इतने बड़े आदमी के सामने, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री के सामने जब नामांकन भरने दोनों एक साथ पहुंचे तो जुदेव जी की जो नामांकन रैली थी उसको देख करके अर्जुन सिंह को वहाँ डेरा डालना पड़ा। अच्छा, नहीं तो 15 दिन पूरे चुनाव में रहे, नहीं तो सेफली सीटें करके निकल जाते। और जब मतगणना शुरू हुई तो इतना करीब का मुकाबला था कि अर्जुन सिंह का मतलब दिग्गज नेता थे अर्जुन सिंह जी, उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनका पसीना छूट गया था। मतलब जीतने 8,000 कुछ का फैसला था
अर्जुन सिंह जीत की रैली नहीं निकाल पाए, लेकिन जुदेव जी वहाँ आभार की रैली निकले, हार कर भी रैली निकाल दी है। ये यहाँ पे बड़ी चीज है, मतलब अर्जुन सिंह जी चुनाव जीत गए, वो रैली नहीं निकाल पाए, और जुदेव जी चुनाव हार गए, वो रैली निकाले, और जीत के भी हार गए, जो कहावत है। यही चुनाव था जो नंदेली से जो सरपंच थे नंद कुमार पटेल जी, उनका राजनीतिक उदय होता है। मतलब नंदेली और नंद कुमार पटेल को जो क्षेत्र का प्रभार मिला था, उसी क्षेत्र से अर्जुन सिंह जी को लीड मिली थी। उसके उपहार में आम चुनाव में नंद कुमार पटेल जी को कांग्रेस की टिकट दी गई थी। उसके बाद से पटेल परिवार, उसके बाद से लगातार 5 बार वहाँ विधायक रहे, 2 बार से, और झीरम की घटना में वो शहीद हुए नंद कुमार पटेल जी। उसके बाद उनके लड़के उमेश पटेल 18 और 13 और 18 में विधायक और मंत्री। अभी जो वहाँ टिकट दी गई खरसिया से महेश साहू जी को, इनके बारे में जैसे जानकारी हमारे पास आई है, प्रदेश साहू समाज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और भाजपा रायगढ़ के जिला महामंत्री हैं। खरसिया की सीट जो युवा है, अघरिया समाज का वहाँ दबदबा रहा है जी। पटेल जी, यही वजह था कि वहाँ पटेल समाज के लोग हावी रहे। ओपी चौधरी भी अघरिया समाज से आते थे, तो पिछला मुकाबला भी ठीक ठाक रहा। तो अब वहाँ महेश साहू जी को अभी मुद्दार बनाया गया है। साहू समाज के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं संभवतः, और जिला महामंत्री भाजपा के महामंत्री हैं, ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं जी। और सामाजिक पकड़ के अलावा दूसरे समाजों में भी महेश का वहाँ दबदबा है, प्रभाव है जी। अब आगे नतीजा क्या होगा, क्या ये इतिहास रच पाएंगे? बिल्कुल 2023 का रिजल्ट मतलब दिसंबर में पता चल जाएगा आपको, 8 दिसंबर 9 दिसंबर के आसपास समय बताएगा। लेकिन बीजेपी के चुनाव से आम कार्यकर्ता वहाँ बड़ा जी। एक सीट मरवाही भी है जो काफी हाई प्रोफाइल जोगी जी के समय मरवाही में एक्चुअल में 298 के बाद मरवाही भी भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती है। 98 में जब हुआ था तो रामदयाल विके जीते थे। फिर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो एक तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हुआ, और रामदयाल विके को रिजाइन करा के बीजेपी को आश्चर्य में डाल करके अजीत जोगी वहाँ से चुनाव लड़े, और वहाँ से जब उपचुनाव में जो प्रत्याशी बने उनका भी वो नाम वापस करवा लिए थे। तो मरवाही उसके बाद जब 2003 में चुनाव हुआ था, नंद कुमार साहब नेता प्रतिपक्ष थे, उनको वहां से चुनाव उतारा गया। लेकिन अजीत जोगी कांग्रेस की टिकट पे 50,000 के बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। अजीत जोगी केवल नामांकन भरने वहां जाते थे और जीत का प्रमाण पत्र लेने जाते थे। यशवंत, इतना पकड़ जोगी जी का था वहां पर। अभी बीजेपी ने प्रणव कुमार मरपच्ची को टिकट दिया। ये अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, नए लड़के हैं लेकिन मेहनती लड़का है जी, और उनको मैदान पे उतारा है। बीजेपी यहाँ संभावना के साथ मैदान में उतर रही है जी, क्योंकि परंपरागत कांग्रेस की सीट है। प्रणव अगर वहाँ थोड़ा भी मुकाबला कर पाए और पार्टी को बेहतर स्थिति में लेकर आए तो ये पार्टी के लिए बोनस होगा। बिल्कुल। अगली जो बड़ी सीट है जो इस पूरे सीट में 21 में से, वो खैरागढ़ एक विधानसभा है, जहाँ से विक्रांत सिंह जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं और विक्रांत सिंह खैरागढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, खैरागढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, अभी जिला पंचायत राजनांदगांव के उपाध्यक्ष हैं, और खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के तौर पे भी आते हैं। विक्रांत सिंह के पिता जो सिद्धार्थ दादा हैं, उनका बड़ा अपना राजनीतिक प्रभाव रहा है यशवंत। रश्मि देवी सिंह के बेहद करीबी रहे, और मुझे ध्यान आ रहा है कि देवराज सिंह जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिद्धार्थ सिंह को भी वहाँ प्रत्याशी बनाया गया था। 98 का चुनाव था वो, और ये रश्मि जब डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा का विधानसभा चुनाव हार करके राजनांदगांव से जब उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, तब सिद्धार्थ दादा अपने परिवार के साथ डॉक्टर रमन सिंह के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। और विक्रांत सिंह का अपना प्रभाव, अपना वजूद है वहाँ पे, अपना वजूद है। लास्ट टाइम जब बाई इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव हुआ था, तब हम गए थे तो लोग बोलते थे कि भैया विक्रांत भैया को टिकट देते कोमल जंगल की जगह। वहाँ पर राजघराने और का प्रभाव भी है जी, और समाज का अपना समीकरण है, और युवा है, जमीनी, और उस सीट को बेवजह समाज विशेष की सीट बनाने की कोशिश हुई, जबकि वैसा कुछ भी नहीं था जी। रश्मि देवी सिंह रही जी, और देवराज सिंह खुद भी रहे, तो रिजल्ट कोई समाज को देख करके है ना, व्यक्ति को देख बीजेपी समझ गई कि अब वो जातिगत समीकरण वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। चुनाव को कोमल जंगेल वाला जो उपचुनाव हुआ था, एक्चुअली देवराज सिंह जो अपने सांसद प्रदीप गांधी थे, वो जो कांड हुआ था लोकसभा में, ऑपरेशन
उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा था। जी तो देवव्रत सिंह को जब लोकसभा लड़ाया गया तो देवव्रत सिंह ने समाज से कमिट किया था कि अगर मैं लोकसभा जाता हूं तो खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में लोधी समाज को अपन प्राथमिकता देंगे। मोतीराम नहीं, मोतीराम को नहीं हुआ था। कमलेश्वर वर्मा। उस चुनाव में पद्मा सिंह जो देवव्रत की पहली पत्नी है वो उम्मीदवार हो गई थी कांग्रेस की, और पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज की तरफ से प्रयोग किया, कोमल जंगेल को टिकट दिया। हल और महल का जब वहाँ पर मुकाबला हुआ तो निश्चित ही हल को जीतना था, तो कोमल जंगेल चुनाव जीते थे। तो ये स्थिति खैरागढ़ की है। विक्रांत सिंह बेहद मजबूत प्रत्याशी हैं, उनका अपना प्रभाव है। अब देखना ये है कि कांग्रेस अपने उपचुनाव में जो जीते हैं उनको कैंडिडेट बनाती है या और कोई बिल्कुल प्रत्याशी सामने आता है। बीजेपी ने अपने 2 पूर्व मंत्रियों की सीट भी, मतलब उन्होंने 2 पूर्व मंत्रियों का जो है टिकट भी काटा है। राम से पैकरा जी पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार में रहे पहले, और चंद्रशेखर साहू जी कृषि मंत्री रहे रमन सिंह से, अभनपुर से थे। इस बार इंद्र कुमार साहू, माफ कीजिएगा, इंद्र कुमार साहू। तो पंचायत और किसानों की राजनीति में पहचान रखने वाले इंद्र कुमार साहू को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये भी सीट इंपॉर्टेंट है, और अभनपुर सीट मतलब धनेन्द्र साहू जी की सीट है। एक्चुअली भाजपा वहाँ पे एक युवा कार्यकर्ता को मौका देना भाजपा ने अभनपुर और राजिम दोनों जगह से साहू समाज को प्राथमिकता दी है जी, और दोनों अभनपुर भी पाटन से लगी हुई सीट है जी, और राजिम भी का भी एक बड़ा हिस्सा जो है अभनपुर और राजिम एक नेचर की सीटें हैं। जी जी। और पाटन में भी साहू समाज का प्रभाव है, चूंकि पिछले समय मोतीराम साहू को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से टिकट दिया था। प्रदेश साहू समाज के अध्यक्ष थे उस समय कार्यकारी। तो साहू समाज को भी संतुष्ट करना था जी, तो उस तरीके से सीटें डिसाइड बीजेपी ने की है। इंद्र कुमार साहू के बारे में जो ऐसा लिखा है कि जैसे जानकारी आई है कि साहू समाज के पंचायत के सरपंच भी रहे, सरपंच केंद्रीय करके गांव है, वहाँ के सरपंच रहे, अभी हैं। और जो है इनके बारे में जो चंद्रशेखर साहू के टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया गया जो तो सामने आई है। और बाकी ये सीट जो है अभनपुर धनेन्द्र साहू और चंद्रशेखर साहू, ये दोनों के बीच मुकाबला होता रहा है। इस बार नया दोनों अल्टीमेट रहे। इस बार भाजपा ने एक नया प्रयोग इंद्र कुमार साहू के रूप में किया है। बिल्कुल। अगली जो सीट है वो डोंडी लोहारा की सीट है। देवलाल ठाकुर जो हमने कल उनके बारे में हल्की थोड़ी सी बात की थी। डोंडी लोहारा जो है झुमुकलाल भेड़िया जी का परिवार अभी वहाँ, इसके पहले डोमेन भेड़िया, फिर अनिला भेड़िया, ये सब वहाँ से रहे हैं जी। मुक्ति मोर्चा का भी वहाँ पर डोंडी लोहारा में दल्ली राजरा के कारण प्रभाव रहा जी। लेकिन देवलाल ठाकुर बिल्कुल फ्रेश प्रत्याशी हैं। पिछला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था डोंडी लोहारा से, और लगभग 21,000 के आसपास मत उनको निर्दलीय चुनाव में मिला था। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, और प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे काफ़ी मुखर रहते हैं, आदिवासी विषयों के जानकार हैं। अभी आरक्षण के मामले में भी मुखरता से उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा था। बिल्कुल। तो देवलाल भी एक अच्छा चयन पार्टी ने किया है। बिल्कुल। अगली जो सीट है जिस पे हम बात कर रहे हैं, खल्लारी, कल फिर से लोगों ने कहा कि भैया अलका चंद्राकर, वो अलका चंद्राकर नहीं है, फिर बताते रहे। जिला पंचायत सदस्य है जिनको अभी टिकट दी गई है। ऐसी चर्चा है इस सीट में कि जिला पंचायत जो अध्यक्ष वहाँ की वो भी टिकट मांग रही थी, लेकिन मौका मिला है जिला पंचायत सदस्य को महासमुंद से खल्लारी सीट से अलका चंद्राकर को। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बीजेपी ने सरप्राइज किया है। खल्लारी जो है भाजपा लगातार यहाँ जो है ना जी, चुनीलाल साहू जी की वो सीट थी 2018 में भी जी, 13 में भी चुनीलाल साहू द्वारिकाधीश यादव 2018 में जीते जी, और परेश बागबाहरा भी यहाँ से विधायक रहे, 2008 में कांग्रेस के टिकट पे जीते थे जी। कुल मिलाकर के ये सीट जो है काफ़ी रोचक रहेगी, क्योंकि कांग्रेस बड़े अंतर से सीट जीती थी। बिल्कुल। और अभी जो सीटें डिक्लेयर हुई है यशवंत, वो एक तो बड़ी मार्जिन वाली सीट है जी। कांग्रेस ने पिछला चुनाव बड़े अंतरों से इन सीटों पे जीता है जी, और इस सीट पे खल्लारी में कभी भाजपा भी जीती रही है जी, है ना। तो इसलिए एक गुंजाइश होनी चाहिए। ये एक नाम बीजेपी की तरफ से अलका चंद्राकर का है, काफी सक्रिय हैं, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। नहीं, प्रदेश भाजपा में भी पदाधिकारी नहीं है जी, तो सक्रिय है, तेज तर्रार नेत्री के तौर पे इनकी पहचान वहाँ पर है। रामविचार नेताम जी के बारे में बात कर लेते हैं। नेताम जी को, रामविचार नेताम जी आदिवासी सीट बचा ली है। देखिए, भाजपा ने 2 बड़े दांव खेले हैं यहाँ पर। एक रामविचार नेताम के तौर पे आदिवासी चेहरा है जी, रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, राष्ट्रीय भाजपा के मंत्री भी रहे, एसटी आयोग के,
जी नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंत्री रहे जी रामविचार नेताम जी, और छात्र राजनीति से सक्रिय हैं। जी पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे के तौर पे रामविचार नेताम, विष्णुदेव साय और केदार कश्यप, ये तीन ही, नंद कुमार साय जी के जाने के बाद ये तीन का ही नाम आता है। जी तो रामविचार नेताम एक बड़ा नाम है, जी और इनको मैदान में उतार करके उस क्षेत्र में लहर ले आई। भाजपा ने एक संकेत दिया है। भाजपा ने दरअसल कांग्रेस के पिछले दांव को ही खेला है। पिछले बार कांग्रेस ने सभी क्षेत्र में ये मैसेज करने का प्रयास किया था कि टी.एस. बाबा मुख्यमंत्री हो जाएंगे, चरणदास महंत जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कामदास साहू जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हो जाएंगे। रामविचार नेताम की उम्मीदवारी पहले डिक्लेयर करके आदिवासी समाज को मैसेज किया है कि ये एक हमारे चेहरे भी हैं, चेहरे भी हैं। इधर विजय बघेल को मैदान में उतार करके ये भी बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि भाई अगर विजय बघेल जो दमदार होगा, जो जीतेगा वो मुख्यमंत्री बनने का ये पार्टी संदेश। लेकिन हमारा चेहरा है, हमारा चेहरा ये है, मुख्यमंत्री चेहरा विजय बघेल। ये विजय बघेल है, रामविचार नेताम है जी। ऐसे हमारे पास बस्तर से किसका नाम आ रहा है फिर? केदार कश्यप रहेंगे। तो मतलब चेहरों का अभाव हमारे पास नहीं है। बीजेपी मैसेज करना चाह रही है इस चीज से। जी जी जी। अगली जो सीट है, एक प्रेमनगर की सीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पहला नाम कल था उनका, तो बताया जाए कि भूलन सिंह मरावी जी हैं वहाँ पे, और सूरजपुर जिला भाजपा के अध्यक्ष हैं। जी जी जी, जिला उपाध्यक्ष है, जिला भाजपा उपाध्यक्ष जैसे इनके डिटेल आया है। उपाध्यक्ष हैं रेणुका सिंह, जो मंत्री रही है, उनकी सीट रही है, 2 बार वो विधानसभा जीती हैं, प्रेमनगर सीट जी। और अभी भूलन सिंह मरावी रेणुका सिंह के बेहद करीबी हैं और बेहद सक्रिय हैं उस विधानसभा में। मतलब पिछले बताते हैं कि 3-4 साल से वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें अवसर देगी तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। काफी मजबूत स्थिति में भूलन सिंह मरावी। बिल्कुल। खुज्जी एक सीट है जहाँ की विधायक काफी चर्चे में रहती है, छन्नी साहू, कांग्रेस की छन्नी साहू। सीट हमेशा से चर्चे में रही है यशवंत जी। वो सीट ऐसी रही, खुज्जी विधानसभा, भोलाराम साहू अभी वो अम्बागढ़ चौकी विधानसभा हो गई है, अम्बागढ़ चौकी खुज्जी विधानसभा हो गई है, बहुत छुरिया जिला बन गया तो। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया वहाँ 3 बार विधायक रहे जी। उस पूरी विधानसभा में केवल 9 मतदाता सिख समाज के थे। उसके बाद राजेंद्र पाल भाटिया अपनी लोकप्रियता, अपने काम के दम पे वहाँ जातिवाद और क्षेत्रवाद को एक किनारा करके वो सीट अपनी एक अलग पहचान बनाती रही जी। लेकिन राजेंद्र पाल भाटिया की टिकट काटी गई जी। और भाजपा ने वहाँ जब भी प्रयोग किया फेल हुआ और भोलाराम साहू वहाँ से विधायक बने कांग्रेस के। 2018 में छन्नी साहू वहाँ से जीती हैं जी। राजेंद्र पाल भाटिया निर्दलीय भी वहाँ प्रभावशाली बाल्टी साहब चुनाव लड़े थे, प्रभावशाली मतलब स्थिति में रहे जी। तो कुल मिलाकर वो सीट हमेशा चर्चे में रही है। गीता साहू जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं जी। मैं बता दूं आपको, गीता साहू को पिछली बार जिला पंचायत सदस्य के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष में उनकी पृष्ठभूमि भाजपा की रही जी। लेकिन भाजपा के चुनाव लड़ लिए, भाजपा ने उन्हें जिला पंचायत का टिकट भी नहीं दिया था जी। नामित नहीं किया था, मतलब नहीं किया था। और वो चुनाव जीते और बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और अभी इस बार उनको मौका दिया है, इस बार मौका दिए हैं जी। कांग्रेस क्या रिपीट करेगी वहाँ पे छन्नी साहू को इनके मुकाबले? क्योंकि महिला साहू देखिए, छन्नी साहू का आधार जो है जी वहाँ पर रहा है, किसान आंदोलन से उनके हस्बैंड जो है वो जुड़े रहे हैं जी। और वो कांग्रेस की राजनीति में टी.एस. बाबा के कैंप से मानी जाती है। टी.एस. बाबा की वापसी जिस हिसाब से कांग्रेस में हुई है तो छन्नी साहू भी मजबूत दावेदार है। लेकिन वहाँ यादव परिवार का अपना वजूद भी है यशवंत। प्रकाश यादव जी का परिवार भी बहुत सक्रिय है और उनके, मैं लड़के का नाम भूल रहा हूँ, प्रकाश यादव जी का, वो सरपंच भी रहे जी। अभी वहाँ राजू यादव जी की पत्नी भी सक्रिय हैं। अच्छा, तो निश्चित रूप से टिकट को लेकर घमासान की स्थिति कांग्रेस में वहाँ। कल हम डोंगरगांव सीट पे आए थे तो जैसी चर्चा है वहाँ पे कि इस बार जो है गांधी परिवार का वर्चस्व वैसे ही नहीं रहेगा, क्योंकि उन लोग अपनी सीट बचा नहीं पा रहे हैं। गांधी परिवार, एक्चुअली दिनेश गांधी को वहाँ टिकट मिली थी जी, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं जीत पाए जी। प्रदीप गांधी का मसला एकदम अलग था। हाँ। प्रदीप गांधी लोकप्रिय नाम, ठीक है, पैसा प्रश्न पूछने के एवज में मैं तो आज भी स्वीकार नहीं करता कि प्रदीप गांधी ऐसा कृत्य किए होंगे जी, पर जो भी है जी। लेकिन प्रदीप गांधी की लोकप्रियता और उस वहाँ जो गांधी परिवार सक्रिय, उसकी लोकप्रियता में जमीन आसमान का फर्क है जी। गांधी परिवार का वहाँ कोई विशेष वो नहीं रहा है, मामला जो है वहाँ
समीकरण के हिसाब से जो राजनांदगांव जिले का समीकरण है, खैरागढ़ विक्रांत को देने के बाद और गीता साहू को खुज्जी देने के बाद साहू समाज को लोधी समाज वहाँ बहुत प्रभावशाली है। जी। तो लोधी समाज को मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोधी समाज को वहाँ अवसर मिलेगा, क्योंकि पिछले बार मसूदन यादव को भेज करके बीजेपी ने गलती की थी। डोंगरगांव सीट रमन सिंह छोड़ कर आए हैं जी। डोंगरगांव से उपचुनाव लड़कर के विधायक बने थे, मतलब दोबारा लड़ने की हिम्मत डॉक्टर रमन सिंह नहीं कर पाया वो सीट पे जाके, वहाँ ले जाके मसूदन यादव को निपटा दिए। टिपिकल सीट है वो है ना। तो इस बार समाज को वहाँ अवसर मिलेगा ऐसा दिखता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अगली जो सीट है, एक तो राजिम पे हम बात कर लिए, डोंडी लोहारा बात कर लिए, सियावा बात कर लिए, संजीव शाह पे आते हैं, राजनांदगांव संभाग में। संजीव शाह अम्बागढ़ चौकी राज परिवार के से ताल्लुक रखते हैं। संजीव शाह विधायक भी बने थे, बहुत कम उम्र के विधायक बने जी, और अभी संसदीय सचिव भी रहे, 8 में रहे सर। इनकी टिकट काट दी गई थी। इनके जगह भी भाजपा लगातार वहाँ प्रयोग करती रही कई तरीके के, लेकिन प्रयोग सफल नहीं हुआ। अंततः कुल मिलाकर के संजीव शाह पे दोबारा पार्टी ने भरोसा किया है और संजीव शाह लगातार पिछले 5 साल से वहाँ सक्रिय भी हैं जी। और अभी जो वहाँ विधायक हैं कांग्रेस के, वो आबकारी अधिकारी रहे जी, सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस की टिकट उनको मिली। इंदर शाह मंडावी, उसारे जी का निधन हो चुका है तेज को नेताम जी और वो लगातार कांग्रेस वहाँ जीतती रही, शिवराज उसारे के रूप में भी, तेज को नेताम के रूप में भी जी। तो वहाँ वो इसलिए संजीव शाह को वहाँ पहला उम्मीदवार बनाया गया ताकि लोगों तक पहुँचे जी और पार्टी की अपनी बात समझा सके। 3 बार से बीजेपी जीती नहीं पाई वहाँ पे। जीत ही नहीं पाई बिल्कुल 8 के बाद जी। तो संजीव शाह के रूप में गुंजाइश वहाँ पे बीजेपी को दिखा है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी सीटों पे हम बात कर लिए हैं। एक प्रतापपुर सीट है और भटगांव सीट है। इसके बारे में बता दूं कि भटगांव सीट से लक्ष्मी राजवाड़े को बीजेपी ने उतारा है। इनके बारे में बता दूं कि लक्ष्मी जो है सूरजपुर जिला पंचायत की सदस्य हैं और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, तो उन्हें भी मौका दिया गया है। महिलाओं को भी इस बार मौका दिए। वो जो साड़ू हम 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाई है भाजपा ने जी। बस्तर की एक सीट है, हाँ, मनीराम कश्यप। ये अभी जो वहाँ विधायक हैं लकेश्वर बघेल, उनके साड़ू भाई लगते हैं। साड़ू भाई है, उन्होंने बात स्वीकार किया कि हम साड़ू भाई हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई हमारी राजनीतिक तौर पे लड़ी जाएगी। और बेहद जमीन से पंच रहे, सरपंच रहे जी, है ना। अभी जिला पंचायत के सदस्य हैं, मेरा ख्याल रह चुके हैं पहले। सुहावराम कश्यप की टिकट काट दी यहाँ पे, मतलब जी, वहाँ विधायक रहे डॉक्टर सुहावराम कश्यप, उनकी टिकट काट करके जी 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 इनको अवसर मिला है। चलिए, काफी मतलब रोचक होने वाला है। बाकी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सबके बारे में एक सरायपाली सीट बची, उसके बारे में आपको बता दूं। सरायपाली सरला केसरिया को मौका दिए, तेज तरार नेत्री है, काफी बिल्कुल प्रदेश उपाध्यक्ष रही हैं, अध्यक्ष हैं और कोसरिया जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। राज्य बनने के बाद इस सीट से लगातार 2 कोई भी वहाँ पे पार्टी जीत नहीं पाई, बीजेपी जीत नहीं पाई है वहाँ पे। अभी जो टिकट मिली है, बीजेपी जिन सीटों पे लगातार 2 बार हार रही है जी, है ना, और पहले कभी जीत चुकी है जी, तो बीजेपी एक गुंजाइश समझते हुए 21 सीटों पे प्रयोग किया है। लुंद्रा से प्रमोद मीणा जो पूर्व मेयर रहे और मेयर रहे अंबिकापुर से, और अभी नेता प्रतिपक्ष है। अभी नेता प्रतिपक्ष है। पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे जी, लेकिन इनको अवसर नहीं मिला था, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको विश्वास जताया है। तो ये और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी चीजों पे सबसे मुकाबला होगा कोरबा में यशवंत जी। कटघोरा से लखन देवांगन को कोरबा शिफ्ट किया गया है जी। कोरबा भाजपा 3 बार से नहीं जीत पा रही है। जय अग्रवाल अभी जो कैबिनेट मंत्री हैं जी, वहाँ से प्रत्याशी हैं, तो इस बार कोरबा में भी मुकाबला काफ़ी रोचक होने वाला है। बिल्कुल, जातिगत समीकरण वहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग जो बोलते हैं ना, क्या सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला, वो पार्टी ने बिल्कुल स्थापित किया है। आशाराम नेताम है कांकेर सीट से, यहाँ पे पूर्व IAS जो है शिशुपाल सूरी जी विधायक अपने यहाँ भिलाई नगर निगम के कमिश्नर भी रहे शिशुपाल सूरी जी। अच्छा। आदिवासी समाज में काफी सक्रिय रहे और आदिवासियों के हक की लड़ाई भी लड़ते रहे। पिछली बार 2018 में उन्होंने चुनाव जीता है जी, और इस बार उनको आसाराम नेताओं से बिल्कुल टक्कर मिल सकती है अगर टिकट दोबारा मिली तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे विषयों पर बात होगी। सारी सीटों, जो बड़ी बड़ी जो सीटें हैं, जो चर्चित सीटें हैं, उन पर हमारी बातचीत हो गई। आपको कोई बात लगता है कि जो पॉइंट होनी चाहिए, तो वो आप पॉइंट हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो बची सीटें हैं, वहाँ प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, आप अपने अपने इलाके के दावेदारों के नाम कमेंट पर लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई वैशाली नगर से कौन, भिलाई नगर से कौन। अब जहाँ भी वीडियो देख पा रहे हैं, जिस विधानसभा के व्यक्ति हैं, यूज़र हैं, व्यूअर हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इलाके से कौन दावेदारी कर रहा है, ताकि उस पर हम आने वाले समय में काम कर सकें। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए विराट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चुनावी गपशप, चुनावी इंटरव्यूज़
और भी बहुत सारे अपडेट आपको मिले। और बस्तर यात्रा पर हमारी टीम गई हुई थी, तो वहाँ के भी वीडियोज़ आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। जय हिंद, जय जवाहर।